स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक है गौण लैंगिक लक्षण। इसमें हम लोग देखेंगे कि गौण लैंगिक लक्षण क्या है, इनके कारण क्या है, इसमें हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है और जनन प्रक्रिया में हार्मोन्स की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गौण लैंगिक लक्षण क्या है। तो युवावस्था के समय लड़के और लड़कियों में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिनके आधार पर लड़के और लड़कियों की अलग पहचान बनती है। कहने का मतलब है कि जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो ऐसे लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आती है। तो लड़कियों में स्तनों का विकास होना और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, ये ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर लड़के और लड़कियों की अलग पहचान बनती है। इसलिए ऐसे लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब गौण लैंगिक लक्षण के कारण क्या है, ऐसे लक्षण क्यों विकसित होते हैं। तो यौन रंग पर होने वाले ऐसे जितने भी परिवर्तन हैं उनका मूल कारण होता है ये हार्मोन। ये हार्मोन्स ही ऐसे चीज हैं जो यौन रंग पर होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण करते हैं। किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का नियंत्रण इसी हार्मोन के द्वारा होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हार्मोन है क्या, हार्मोन हम किसको कहेंगे और हार्मोन क्या है। तो हार्मोन को जानने के पहले अच्छा होगा यदि हम अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग समझ लें कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये क्या है। पहले हम लोग इसको समझ लें, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है इंटरनल सेक्रेशन। मतलब ये ग्रंथि जो होते हैं वह नलिका विहीन ग्रंथि होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इनसे जो भी स्राव निकलता है, चूंकि यह डक्टलेस ग्लैंड है, नलिका विहीन ग्रंथि है, तो इनसे निकलने वाले जो स्राव होते हैं वह सीधे रक्त परिसंचरण में आते हैं और रक्त के साथ शरीर के टारगेट ऑर्गन मतलब लक्ष्य स्थल तक जाते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि को समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि हार्मोन क्या है। तो अभी जो मैंने बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्राव निकलते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले इन्हीं स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी भूमिका हमारे शरीर के अंगों की विभिन्न क्रियाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। हार्मोन की खोज सबसे पहले विलियम बैलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा किया गया 1902 ईस्वी में। हार्मोन की खोज विलियम बैलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया और यह हार्मोन, इस हार्मोन का नाम सिक्रेटिन था। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा किया गया। हार्मोन शब्द जो है उसका प्रयोग अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा सबसे पहले किया गया और 1905 ईस्वी में हार्मोन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। तब यहाँ पर हम लोग हार्मोन को समझ गए कि हार्मोन क्या है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, हमारे शरीर के अंगों को
सही ढंग से काम करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी यह बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी भूमिका हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ही यौनारंभ शुरू होता है वैसे ही विरसन में, नर जननम विरसन में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये पौरुष हार्मोन है, इसे हम लोग पौरुष हार्मोन कहते हैं। ये पौरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और यौनारंभ के साथ ही विरसन में इनका उत्पादन शुरू हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है यह लड़कों में लैंगिक लक्षणों में बदलाव का कारक होता है। यही टेस्टोस्टेरोन पौरुष हार्मोन है जो विरसन में उत्पादित होता है, और लड़कों में जितने भी लैंगिक लक्षणों में बदलाव आता है उसके कारक यही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं। इसी के साथ यौनारंभ के साथ लड़कियों में अंडाशय में एस्ट्रोजन, एक स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन शुरू होता है, और ये एस्ट्रोजन जो है यह लड़कियों में स्तनों के विकास का कारक होता है। इसी एस्ट्रोजन के कारण लड़कियों में स्तनों का विकास आरंभ होता है। तो दो हार्मोन के बारे में हमने देखा, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो स्त्री हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कहाँ होता है? विरसन में। और एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। अब ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो उत्पादन है तो इसके उत्पादन का भी नियंत्रण होता है, और इसके उत्पादन का नियंत्रण भी एक हार्मोन के द्वारा ही होता है, और वह हार्मोन जो है वह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है यह भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड, यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि ही है जो मस्तिष्क के आधार तल पर स्थित होता है। ये पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क के आधार तल पर स्थित होता है, बहुत छोटे साइज का होता है। इसका साइज हम कह सकते हैं कि मटर के दाने के समान होता है। इस पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। इन्हें हम लोग मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इससे जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनका अपना जो कार्य है उस कार्य को तो वो करते ही हैं, साथ ही दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से ही निकलने वाला एक हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के उत्पादन का नियंत्रण करता है। अब हम लोग जानेंगे कि जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है। जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स की भूमिका, तो हमने अभी बात किया पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, यहाँ तक कि शरीर में जो वृद्धि होती है, लंबाई में जो वृद्धि होती है उसका भी जो नियंत्रण है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं, उस वृद्धि हार्मोन से होता है। तो इस तरह से पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। उसी हार्मोन में से एक हार्मोन जो होता है वह विरसन में शुक्राणु तथा अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने की क्रिया का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित एक हार्मोन है जो विरसन में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने की क्रिया का नियंत्रण करता है। और उसी में से एक हार्मोन जो है वह नर जनन अंग को उद्दीपित करता है, नर जनन अंग का उद्दीपन करता है। तो वह नर जनन अंग का उद्दीपन इसलिए करता है ताकि नर जनन अंग में टेस्टोस्टेरोन का स्रावन शुरू हो जाए। टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने के लिए पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन जो है वह नर जनन अंग का उद्दीपन करता है। उसी तरह से मादा जनन अंग का भी उद्दीपन होता है उसी हार्मोन के द्वारा, और मादा जनन अंग का उद्दीपन वह करता है ताकि एस्ट्रोजन का स्राव हो सके। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, और इसी हार्मोन में से एक हार्मोन ऐसा होता है जो विरसन में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने का नियंत्रण करता है। फिर एक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है वह नर जनन अंग को उद्दीपित करता है, नर जनन अंग का उद्दीपन करता है ताकि वहां पर
टेस्टोस्टेरोन जो पौरुष हार्मोन है उसका स्राव हो, और मादा जनन का उद्दीपन करता है ताकि स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव हो। तो यहाँ पर नर जनन अंग में यानी कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन का स्राव हुआ और मादा जनन अंग यानी अंडाशय में एस्ट्रोजन का स्राव हुआ। जब दोनों का स्राव हो गया तो इन दोनों हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, जिसे हम लोग डक्टलेस नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और इसलिए ये दोनों हार्मोन जो है वो कहाँ आते हैं? सीधे रक्त प्रवाह में आ जाते हैं, और रक्त प्रवाह में आकर रक्त के साथ मिलकर शरीर के विशिष्ट भाग, लक्ष्य स्थल, टारगेट ऑर्गेन जहां उस हार्मोन की आवश्यकता है वहां तक ये दोनों हार्मोन पहुंच जाते हैं। और जब लक्ष्य स्थल तक हार्मोन पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? यौनारंभ के समय शरीर में जितने भी परिवर्तन होने हैं उन परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। तो इस तरह से हमने गौण लैंगिक लक्षण, कारण, हार्मोन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा। अब फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।